अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम रूह अशकम नावल की 42 एपिसोड स्टार्ट करने वाले हैं। अपने बालों को नोचती वो बदहवासी इससे पूछने लगी, सब दूर हो जाए मगर तुम्हारा भाई तो तुम्हारे पास है, मुझे छोड़कर मत जाओ परी, मैं अब तुम्हारी जुदाई बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। मैं हूं ना तुम्हारा भाई। इसके सिसकते वजूद को असारे में लेते सुफियान शाह खुद भी रो पड़ा। मैं अपनी परी को कभी छोड़ कर नहीं जाऊंगा। इसके बाद सुलाते वो उसे तसलियाँ देने लगा, जबकि इशार ट्रांस की कैफियत में गैर मेरी नुक्ते को देख रही थी। आंखें खुश्क हो चुकी थी, आंसू थम गए मगर इसके हवास अभी भी वैसे ही थे। यहाँ बैठो परी, इसे सोफे पे बैठाए। अरशान खुद इसके सामने घुटनों के बल बैठ गया। इधर देखो परी, मेरी बात सुनो बच्चे, ऐसा बोलना तो दूर, सोचना भी गुनाह है, खुदकशी हराम है। इशाल इसकी बातें सुनने से डर लायक हुआ तो अरशान ने इसे समझाना जरूरी समझा, मगर वो कहाँ सुन रही थी। वो तो ट्रांस की कैफियत में बैठी शायद अपने दिल के रुकने के इंतजार में थी कि कब ये धड़कनों का तसल्सल टूटे और वो इन दुखों से जान छुड़ा ले। हम यहाँ से चले जाएंगे परी, देखना फिर सब ठीक हो जाएगा। तुमने अभी पढ़ना है, सुन रही हो ना, तुमने मामी का ख्वाब पूरा करना है। अरशान ने इसका कंधा लाया था मगर वो बेसुदा बैठी रही। दादाजी बीच ऐना और सुफियान पर इसकी हालत गिरां गुजर रही थी। वो सवेली से कहीं नहीं जाएगी। इसकी रौबदार आवाज़ पर इशाल के अलावा सब ने बैगवत वली शाह की तरफ देखा। इशाल जाएगी और मैं इसे लेकर जाऊंगा, जो कर सकते हैं कर ले। अरशान ने खुली धमकी दी, मैं देखता हूँ कैसे तुम इसे हवेली से लेकर जाते हो। इनकी हट दर्मी होना स्कैम थी। अरशान समेत सुफियान का दिमाग भी घूम गया। क्या मेरे मामा बाबा की तरह मुझ पर भी हमला करवाएंगी? इन्हें तंज किया, मैं तुम्हारे साथ बहुत बुरा पेश आऊंगा अरशान शाह। वो हंस पड़ा, बस बहुत हुआ अब्बू, खामोश हो जाए इससे पहले कि मैं कुछ गलत कर बैठूं। सुफियान ने अपना माथा मसलते जब से कहा था, कैसे भाई हो तुम सुफियान? वो नमहरम है, तुम कैसे अपनी बहन को ले जाने दे सकते हो? इनकी अगली बात पर न सिर्फ अरशान बल्कि बाकी सब ने भी अलीशा को हकारत की नज़र से देखा था। नमहरम हूँ मगर आपकी तरह बेगैरत नहीं हूँ अरशान। वो इस पर लपकते सुफियान बीच में आ खड़ा हुआ, इससे पहले आपको मुझे मानना होगा अब्बू। तुम हट जाओ सुफियान, आज इनका घटियापन की इंतहा देख लेने दो मुझे। अरशान ने इसे हटाना चाहा। एक मिनट पाइए, सुफियान ने इसे रोक दिया। जिस नमहरम की बात आप कर रहे हैं ना, वो इशाल को अपनी सगी बहन से ज़्यादा मोहब्बत और तहफ़्फ़ुज़ देता है। इसके अलावा है ये कि भाई निकाह कर चुके हैं अपनी चाचू की बेटी से। इस हकीकत ने लाल हवेली वालों को एक बार फिर सन्नाटों की जद में ला खड़ा किया। वली शाह ने हैरत और गुस्से से अरशान को देखा। ठीक कह रहे हैं, मैंने निकाह कर लिया और इशाल मेरे साथ ही जाएगी। आपने मुझे जान से मारना है मार दे, मगर मैं अपने फैसले से पीछे नहीं हटूंगा। मगर इस लड़की ने एक कदम भी हवेली से बाहर निकाला तो मैं अपने इंजाम की खुद जिम्मेदार होगी। वली शाह बड़ा शेर बना कर आया। अगर आप सब मुझे जिंदा देखना चाहते हैं। वली शाह समेत सबने बैग बात सुन बैठी इशाल की तरफ देखा, तो मुझे अभी और इसी वक्त इस हवेली से कहीं दूर ले जाए। मैं आपके साथ जाऊंगी भाई, और वो भी अभी इसी वक्त। इशाल ने अपनी हतमी फैसला सुनाया। खादिम अशान शाह की रौबदार आवाज़ वहाँ गूंजी, जी सही, गाड़ी तैयार करवाओ मेरी, हम अभी इस्लामाबाद के लिए निकलेंगे। इसने सारी बात अली शाह की आंखों में आंखें डालकर कही थी। वहाँ वो अंगारों पे लूटते दम वो खुद से खड़े रह गए। अरशान वहाँ से अपने कमरे की तरफ आया और टेबल पे पड़ी चाबी और इन्वॉल्व पर नज़र पड़ती वो भी उठाया और पॉकेट में रख लिया। हुस्ना भी जल्दी करे, आप साथ चल रही है। अरशान ने सीढ़ियों से नीचे आते एक बार फिर कहा। वो सब कुछ हवा की तेजी की तरह हो रहा था। मनीषा को कुछ सोचने और बोलने के लिए वक्त ही नहीं मिला था। वो नीचे आया और बीबी जान के पास खड़ी इशाल का हाथ थामा। मैं अब यहाँ कभी नहीं आऊंगी बीजान, इनके गले लगी इसने रोते हुए कहा, और फिर सबसे मिलकर वो उसे चादर ओढ़ते गाड़ी तक ले आया। हुस्ना भी और इशाल को गाड़ी में बिठाए वो पलटा जहाँ सुफियान शाह खड़ा था। मैं कोशिश करूंगा वो सब भूल जाए और पहले जैसे नॉर्मल हो जाए। अरशान ने इसे गले लगाते कहा, भाई इस लड़के का मालूम कीजिएगा, वह जरूर ईशा के मुतालिक जानता होगा। मुझे मेरी दोनों बहनें चाहिए। इसकी आवाज़ भारी हुई तो अरशान ने भी नम आंखों से इसे देखते सारा इस बात में हिला दिया। जिंदगी के जरे से वार से वो इस कदर कमज़ोर हो चुकी थी कि इसके लिए अब आगे इसकी ज़िंदगी ख़त्म हो गई है। अभी वो सिर्फ एक दुख को झेल कर मौत का इंतज़ार करने लगी थी। इस बात से अनजान की ज़िंदगी ने जो नया सरप्राइज़ इसके लिए तैयार कर रखा था, मालूम नहीं इस हकीकत पर वो लड़की क्या करेगी। बैक सीट पर हुस्ना भी के कंधे पे सर रखे वो आंखें मूंदे अपने सफ़र पर गामजन हो चुकी थी। वो मुसलसल ड्राइव कर रहा था, जबकि कुछ याद आने पर अरशान ने कोट की पॉकेट से मोबाइल निकाला और अंदर रखा पेपर भी बेध्यानी से सीट के साथ ही नहीं कहीं नीचे गिर गया। ओ शिट! अरशान ने मोबाइल देखा जो ऑफ था। इसने फ़ौरन से ऑन किया और जब चार्जिंग देखी तो वहाँ 50 से ज़्यादा चार्जिंग थी। तो फिर इसे याद आया, जब वो वली शाह को ज़बरदस्ती धकेलते कमरे में ले जाने की कोशिश कर रहा था, तब इसका मोबाइल हाथापाई में नीचे गिर गया था। अरशान ने इन ख्यालों को झटकते कॉल हिस्ट्री खोली, जहाँ अहमद चाचू और अनवर गार्ड की लातदाद कॉल शो हो रही थी। अहमद सुल्तान की तरफ से भी इसे तो शो ही, मगर अपने गार्ड्स की इतनी कॉल देखकर अरशान अच्छा खासा फिक्रमंद हुआ था।
मिनट भी ज़ाया किए बिना इससे दोबारा कॉल मिलाए जो पहली रिंग पर अटेंड कर ली गई, जैसे सामने वाला इसी की कॉल का इंतजार कर रहा हो। हेलो हेलो साईं, वो बदहवास ऐसे पुकारने लगा। क्या हुआ अनवर, इतने परेशान क्यों हो? तुम्हारी कॉल साईं, ये सब खैरियत है ना? साईं कुछ भी ठीक नहीं है साईं, बीबी जी पता नहीं कहाँ चली गई हैं। वट, इस खबर ने अरशान शाह की सांसों को रोकने का काम किया था। ये क्या कह रहे हो तुम? कहाँ गई वो और कैसे? तुम कहाँ थे इस वक्त? शिट! शिद्दत जब से वो चीख पड़ा। पीछे बैठी इशाल और हुस्ना भी परेशानी से इसे देखने लगी। सही मैं सुबह नमाज पढ़ रहा था, शायद इसी बात को। वो सुबह से लापता है, तुम मुझे अब बता रहे हो? अब की बार इसने ब्रेक पर पाँव रखा। सही मैं कॉल करता रहा मगर आपका नंबर बंद आ रहा था। वो मिनमिनाए। शिट शिट शिट! स्टीयरिंग व्हील पे वो तड़पा था। हाथ मारते शाह ने अपना सर थाम लिया। क्या हुआ भाई, आप इतने परेशान क्यों हैं? वरीशा कहीं चली गई और गार्ड्स को भी नहीं मालूम। इसने जब से बात दोहराई। इसका नाम सुनते पीछे बैठी इशाल को पहली बार किसी इंसान से जलसी महसूस हुई थी। शायद वो अपने अब्बू की तरफ गई होगी, इशाल ने यूं ही बोला था। जब अरशान शाह को अहमद सुल्तान की मिस कॉल याद आई, फौरन से मोबाइल उठाते इसने कॉल बैक की थी। कॉल उठाए चाचू, इसका बस नहीं जा रहा था कि वो क्या से क्या कर दे। एक बार मिल लो फिर तुम्हें बताऊंगा कैसे भागते हैं। गुस्से से दांत पीसते वो मुंह ही मुंह में बड़बड़ाया, जबकि पीछे बैठी इशाल इसकी दीवानगी देख के हैरान थी। वहां से कॉल उठा ली कि चाचू चाचू मुझे बताएं वरीशा कहाँ है? वो आपके पास आई है क्या? इनकी कॉल अटेंड करती ही वो एक ही साथ में बोलता चला गया। कूल डाउन ज़ियान, वरीशा यही है। खुदाया तेरा शुक्र है। अहमद सुल्तान के अल्फाज ने इसके जिस्म में सुकून जैसे सरियत किया था। स्टीयरिंग व्हील पे सर टिकाया, इसने गहरी सांस अंदर खींची। चले मैं वहाँ आकर बात करता हूँ, अभी सफ़र में हूँ। फी अमान अल्लाह बच्चे। अल्लाह हाफ़िज़ चाचू। इसने कॉल कट कर दी और मोबाइल डैशबोर्ड पर रख दिया था। वो अपने डैड की तरफ है। चलो शुक्र है अल्लाह का। हुस्न ने शुक्र का कलमा पढ़ा, जबकि शाह यूं ही खामोश बैठी रही। अरशान ने इसकी खामोशी नोट की मगर कुछ बोला नहीं। हाँ कहाँ हो तुम? अब तक तो पहुंच जाना चाहिए था। हाँ पहुंच के, आधे घंटे का सफ़र बाकी है अभी। ठीक है जल्दी पहुंचो, मेरी बेबी तो मेरे कान ही खा जाएगी। हाँ आ रहा। वो ज़रा सा मुस्कराया। क्या वो जानती है कि इनकी अम्मी से दूसरी शादी करने वाला कौन था? गाड़ी में पहले स्कूट के उसके ठंडे ठाले देने तोड़ा नहीं। वो बस इतना ही बोल पाया। और शादी कैसे की गई? क्या वो इस राज से भी नावाकिफ़ है? इसके अगले सवाल पर ज़ियान हैदर ने बेसाख्ता गहरा सांस अंदर खींचा और नफ़ी में सर हिला दिया। हो विशाल इनकार भर के रह गई। मतलब अभी एक ज़िंदगी और बर्बाद होनी है। अल्लाह ना करे, बच्चे ऐसी बात नहीं करते। हुस्ना भी ने अपने कंधे पे सर रखी इशाल को फ़ौरन से टोक दिया। क्यों ना करूँ ऐसी बात हुस्ना भी, इसमें ऐसा क्या मज़ाक है? इसकी टून बिल्कुल बदली हुई थी। अरशान ने मेरा से सरसरी सी नज़र बैक सीट पे बैठी इस लड़की पे डाली जो चाह कर भी अपने साथ हुई नाइंसाफ़ी को फरामोश नहीं कर पा रही थी। मैं तुम्हारे दुख से वाकिफ़ हूँ परी, मैं समझ सकता हूँ तुम इस वक्त कितनी तकलीफ से गुजर रही हो। तो अगर आप नहीं चाहते कि वो भी इस दुख से गुजरे तो टाइम से इसे सारी हकीकत बता दें। इसने दो बुद्धू जवाब दिया, क्योंकि वो अपनी माँ से नफरत करने लगी। अरशान अभी कोई जवाब देता, इशाल के अगले जुमले ने इसे अपनी जगह साकित कर दिया। आपको याद है जब वो हमारे घर आई थी मुझसे मिलने के लिए? इनके कंधे से सर हटाकर वो सीधी होकर बैठ गई। ज़ियान अपना सारा ध्यान इसकी बातों की तरफ रखे गौर से सुन रहा था। इशाल के सवालिया लहजे पर इसने सर इस बात में लाया। तब हमारी सरसरी सी इस मौजू पे बात हुई तो मैंने महसूस किया था भाई इसके लहजे में अपनी माँ के लिए नफरत ही नफरत थी। मैं नहीं जानती इसे असल के बजाय कौन सी झूठी कहानी सुनाएगी, मगर मैं इतना ज़रूर जानती हूँ कि वो मुझसे भी ज़्यादा तकलीफ झेलने वाली है। बेसाख्ता जान की जिसम में तकलीफ की एक लहर से उठी थी। यहाँ भी बहुत कोशिश की थी इन्होंने कि कैसे भी करके मुझे मेरी माँ से नफरत होता है। ऐसा कोई इल्ज़ाम नहीं था जो इन्होंने इन पर ना लगाया, मगर मैं अपनी माँ को जानती हूँ वो ऐसी बिल्कुल नहीं है थी जैसा मुझे इनके बारे में बताया जाता था। मेरे ख्याल से कोई भी माँ ऐसी नहीं होती जिस माशरे में मेरे अब्बू जैसे लोग हों, वहाँ पर कोई आमना शाह बिना किसी कसूर के सारी ज़िंदगी ज़लील होती रहती है और बिना किसी जुर्म के इन्हें इस दुनिया से रुखसत कर दिया जाता है। बताते-बताते वो हँस पड़ी। हुस्ना भी और ज़ियान अदर को उस पल वो लड़की पागल मालूम हुई। हँसते इसने दिल के मकाम पे हाथ रखा और खुद को तसल्ली दी। आपको मैं इस पर पागल लग रही हूँ ना भाई? वो ज़रा आगे को होकर बैठी। ऐसी बातें खत करके खुद को और मुझे मज़ीद तकलीफ़ मत दो परी। ज़िया ने जैसे मिन्नत की थी। मैं आपको तकलीफ़ नहीं दे रही, मैं तो अपनी तकलीफ़ ख़त्म करने की कोशिश कर रही हूँ। इसका लहज़ा नम हुआ। और बाखुदा भाई ये तकलीफ़ अगर ख़त्म ना हुई तो मैं मर जाऊँगी या अपना ज़हनी तवाज़ुन खो दूँगी। अल्लाह खैर करेगा मेरी बच्ची। वो हर ज़ख्म भरने वाला है। वो अपने बंदे को कभी तनहा नहीं छोड़ता। हुस्ना भी ने इसे गले से लगाया था। बेशक ज़ियान ने बड़बड़ाते सामने रोड पे नज़र जमा ली, मगर ज़हन में अभी तक इशाल की बात ही गर्दिश कर रही थी। इसे तमाम हकीकत बता तो देता, मगर फिर जो तकलीफ़ अरीशा को होनी थी, जिस अज़ियत से वो गुज़रती, ज़ियान हैदर कैसे बर्दाश्त करेगा? दिल ने जैसे दहाई दी, मगर कभी ना कभी तो उसे हकीकत पता चलनी है। तो आज क्यों नहीं, कल तक का इंतज़ार क्यों करूँ? दिमाग अपनी जगह मफलूज होने लगा।
वो उलझ चुका था, वो उसे हकीकत भी बताना चाहता था और ये भी चाहता था कि इसे मज़ीद अज़ियत भी ना मिले, मगर ऐसा कब मुमकिन था कि दिल टूटे और दर्द ना हो। अपनी ज़िंदगी के मुतालिक सोच रहा था, जबकि पीछे बैठी तितलियों से डरने वाली लड़की ज़िंदगी के एक वार में अपने आप को खो चुकी थी। इस बात से बेखबर कि ज़िंदगी के इम्तिहान तो अब शुरू हुए हैं। इसने घर के सामने गाड़ी रोकी तो मगर बाहर नहीं निकला। गहरी सांस भरी, दिमाग में उठते ख़यालात को झटका। दिल मजबूत किया क्योंकि इसे अपनी माँ का मान रखना था। इसने मुस्कुराने की कोशिश की मगर वो मुस्कुरा नहीं सका। इसने एक बार फिर कोशिश की, वो ज़रा-सा मुस्कुराया, अपना चेहरा मिरर में देखा। वो दिखावे की मुस्कुराहट तो ठीक थी, मगर आँखों में थिलकती अज़ियत और रक़्स करते जुदाई के प्याम इन वीरान आँखों से इस रक़्स को कैसे मिटाता जिसको कोई भी बासानी देख सकता था। इतनी कर्ब से आँखें महजी, मुस्कुराहट ग़ायब हो चुकी थी। इसे गुस्सा आने लगा था, मगर आँखों में उमड़ती अपनी बेबसी की नमी महसूस करते इसने ज़ोर से आँखें रगड़ी। गहरा साँस हवा के सुपुर्द किया और बामुश्किल होंठों पे मुस्कुराहट सजाए वो गाड़ी से उतरता घर में दाखिल हो गया। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? वो जो सबसे में बैठे इसका इंतज़ार कर रहे थे, इसे मायूस सी आवाज़ पर जागते ही इनके चेहरे खिल उठे। भाई, सबसे पहले ज़री वहाँ से उठते भागते हुए इसके इशारे में चुप की। आप आ गए भाई, पता है मैंने आपको कितना मिस किया। मैंने भी अपनी छोटी-सी चुड़ैल को बहुत मिस किया। इसके बालों में अपने लब रखे वो खुशी से निहाल हुआ। जब पास पे खड़ी निकत बेगम को देखते इन्हें भी अपने सारे में ले लिया। इनके बाद वो काशान से मिला जो रूठी लैला की तरह मुँह बनाए से मिला था, जिसकी वजह ये थी कि इब्तिसाम इसे अपने साथ लेकर नहीं गया था। सफ़र कैसा रहा? आपका अच्छा रहा। अमानत दे आए तुम? जी दे आया हूँ। वो मुख्तसर सा जवाब दे रहा था। भाई, सरी मैं थक गया हूँ, फ्रेश होना चाहता हूँ। अगर तुम बुरा ना मानो तो मैं बाद में बात करते हैं। वो कोई मज़ीद सवाल करते इब्तिसाम जान छुड़वाता कमरे की तरफ चला गया। इसके चेहरे पे उदासी छा गई। ज़री आओ बेटा, भाई के लिए खाना बना लें। निकत बेगम इसे बातों में वरगलाती किचन की तरफ ले गई, मगर इसका उदास चेहरा देखकर काशान को इब्तिसाम ज़हर की तरह लग रहा था। ये क्या तरीका है बात करने का? इब्तिसाम अंदर आते काशान ने इसकी बाजू पकड़े रख अपनी तरफ फेरा। मैं बहुत थक गया हूँ यार, अभी बात नहीं कर सकता। लापरवाही से कहते इसने शर्ट उतार कर सोफे पे उछाल दी और खुद बेड पर ऊंधे मुंह लेटे आंखें मूंद ली। तू थक नहीं गया? तेरा दिमाग खराब हो गया? मगर एक बात याद रखना, अगर मेरी बीवी तेरी वजह से उदास हुई या रोई तो मैं तेरा हशर कर दूंगा। पास पड़ा कुशन उठाकर इसके मुंह पे मारते वो तन फन करता कमरे से बाहर निकल गया। धड़म से मुंह पे कुछ शय लगने की वजह से इब्तिसाम ने तेरे खंदक नजरों से इसके तरफ देखा, जैसे इसकी बीवी मेरी तो कुछ लगती नहीं। मुंह ही मुंह में बड़बड़ाते वही कुशन चेहरे पे रखे इब्तिसाम ने फिर से आंखें मूंद ली। रात के 10 बजने को थे जब इसने गाड़ी अपने घर के सामने रोकी। हुस्ना भी, आप परी को लेकर जाएं घर, मैं थोड़ी देर तक आता हूँ। आप कहाँ जा रहे हैं? गाड़ी से उतरती शान ने से सवाल किया। तुम्हारी भाभी को हकीकत बताने जा रहा हूँ। अच्छी बात है। वो मुख्तसर सा जवाब देती शाल संभाले घर में दाखिल हो गई, मगर इसके पीछे हुस्ना बीबी इसे अल्लाह के अमान में देती घर में चली गई। मेरे अलावा किसी को भी घर में दाखिल होने की इजाज़त नहीं है। दिमाग में बिठा लो ये बात, इंतहाई सख्ती से कहा गया। जी साहब जी। गेट के पास खड़ा गार्ड बस इतना ही बोल सका और फिर ज़ियान अदद की धूल उड़ाती गाड़ी वहाँ से अगली मंजिल पे गामज़न हो गई। तकरीबन 30 मिनट बाद इसने गाड़ी प्लेस के बाहर रोकी। चेहरे पर फैले सर्द असरात में मज़ीद सख्ती धर आई। गाड़ी को ला करते वो लंबी-लंबी डग भरता प्रेस में दाखिल हुआ। वहाँ से निकलती इसने अहमद सुल्तान को मैसेज भेज दिया था कि वो आ रहे हैं। इसलिए जैसे ही ज़िया ने प्रेस में कदम रखा, इसे अपने चाचू को अपने मुंतज़िर पाया। अस्सलाम वालेकुम, आपकी तबीयत कैसी है? इसका पहला सवाल ही इनके चेहरे पे खुशी बिखेर गया, क्योंकि वो जानते थे वो उनसे मीलों की दूरी पर होते हुए भी इनके पल-पल की खबर रखता है, मगर कैसे इस बात की खबर इन्हें आज तक नहीं हुई थी। मैं ठीक हूँ बरखुरदार, तुम बताओ तुम कैसे हो? जवाबन इन्होंने मुस्कुराते पूछा। बस ठीक ही समझे। वो सोफ़े पे बैठ गया। वैसे वरीशा ने बताया तुम्हें मेरी तबीयत के बारे में? कहाँ चाचू, आपकी बेटी नखरे दिखाने से बाज आएगी तो कुछ बताएगी ना। इसने सर दा भरी। अब क्या हुआ तुम दोनों के बीच? बस करें चाचू, आप पूछ तो ऐसे रहे हैं जैसे हमारी शादी के कोई 20 साल गुजर गए और हम कोई हैप्पी मैरिड कपल वाली जिंदगी गुजार रहे हैं। वो फुल उकताया हुआ था। अहमद सुल्तान बेसाख्त हंस दिए। ज़िया ने गन पट्टी चलाते सर सोफे की बोझ से लगा दी। अच्छा परेशान नहीं हो? उसका कंधा थपथपाते इन्होंने जैसे तसल्ली देनी चाहिए। कैसे ना परेशान हो चाचू, कल रात इसने मुझसे लड़ाई की और फिर सारा दिन मोबाइल ऑफ, और अभी वापस आती है अनवर की कॉल आई जिसने बताया कि मैडम इन्हें बताया बगैर वहाँ से यहाँ आ गई हैं। आपको पता है मैं कितना परेशान हो गया था? मेरी तो सोच कर ही रूह फना हो रही थी कि अगर वो पागल लड़की यहाँ नहीं आई होगी तो मैं इसे कहाँ ढूंढूंगा। परेशान सी सूरत लिए वो इन्हें अपनी आप बीती सुनाने लगा। वो इसके मामले में बहुत पॉजिटिव था। अहमद सुल्तान को अपनी बेटी की किस्मत पर रश्क महसूस हुआ। मैं ही पागल हूँ जो इसे वहाँ छोड़कर चला गया। अब मैं कहीं नहीं जाऊँगा चाचू, और इसे भी अपने साथ रखूँगा। सुर्ख पड़ती आंखों को मसलते वो बच्चों जैसे इन्हें बता रहा था। ज़ियान, तुम्हारी आंखों को क्या हुआ है? ये सूजी हुई क्यों है बेटा? इसको बार-बार आंखें मसलते देखकर अहमद सुल्तान ने इसकी आंखों पे गौर किया तो इनकी हालत देखकर इन्हें फ़िक्र लायक हुई। रोने की वजह से चाचू? सर हाथों में गिराए इसने सरगोशी की। साफ-साफ बताओ ज़ियान, क्या हुआ है और रोए क्यों हो तुम?
हवेली में कुछ हुआ है क्या परी? परी ठीक है? इनकी फ़िक्र में हद दर्जा इज़ाफ़ा होने लगा। वहाँ कुछ ठीक नहीं है चाचू, परी को सब मालूम हो गया। इसकी आवाज़ भारी हुई। क्या मालूम हो गया ज़ियान? खुल के बताओगे कुछ? ज़ियान ने सुर्ख़ नज़रें उठाई, इन्हें देखा और इनके सर्द हाथ थामे और वहाँ हुई एक-एक बात इनकी गोशो गुज़र कर दी। अहमद सुल्तान इस वक़्त सख्ती की हालत में थे। इन्हें यकीन नहीं आ रहा था कि वली शाह ने आमना शाह का कत्ल किया। वो सर झुकाए बैठे थे जब ज़ियान को अपने हाथों पे नमी सी महसूस हुई। इसने बेसाख्ता इन्हें गले लग गया। सँभालें खुद को चाचू प्लीज़, अगर आप टूट गए ना तो हमारी हिम्मत कौन बनेगा? इसका लहज़ा ग़मगीन हुआ। दूर कहीं आज भी इनके दिल में आमना के लिए वही जगह, वैसी मोहब्बत थी, जो अव्वल दिन से इनके दिल में आमना ने पैदा की थी। यही वजह थी कि इनको तलाक देने के बाद इन्होंने आज तक दूसरी शादी करने का भी नहीं सोचा। परी तकलीफ़ में होगी ना ज़ियान? इन्होंने नम आँखों से इस्तग़फ़ार किया। वो तकलीफ़ में ज़रूर है मगर वो ज़ात सब्र देने वाली है चाचू। बेशक, बेशक वो आबीद हुए। आप मुझे बहुत अज़ीज़ हैं चाचू, आपको देखकर मुझे ताकत मिलती है। मैं आपको तकलीफ़ नहीं देख सकता, इसलिए आप प्लीज़ ये अब ना रोना, वरना आपको ज़ियान भी कमज़ोर पड़ जाएगा। इनके आँसू पूंछते ज़ियान ने मोहब्बत पाश नज़रों में इनसे मिन्नत की थी। मैं ठीक हूँ बेटा, बस इसके ज़िक्र पर थोड़ा ग़मगीन हो गया था। इन्होंने आसूदा सा मुस्कुराते कहा। इनकी तकलीफ़ का सोचते ज़ियान की गर्दन झुक गई। वो लड़का कौन था ज़ियान, जो वो ख़त लाया था? अगर वो लड़का मिल जाए तो हम ईशा को ढूँढ सकते हैं। यकदम से याद आने पर अहमद सुल्तान ने सवालिया लहजे में पूछा। मैं इसे जानता हूँ चाचू, इंशाअल्लाह बहुत जल्द हम ईशा को भी ढूँढ लेंगे। वो पुख्ता लहजे में बोला। इंशाअल्लाह। यकलफ्ज़ी जवाब देते अहमद सुल्तान खामोश हो गए। इनके दिमाग में बार-बार दिलावर शाह की फ़ोन कॉल वाली बातें गर्दिश कर रही थी। वो कोई छोटी-सी बात नहीं थी, वो ज़ियान को बताना चाहते थे मगर वो इस वक़्त इतना परेशान था कि वो मज़ीद इसे परेशान नहीं करना चाहते थे। चाचू जी, मैं सोच रहा हूँ कि वरीशा को भी सारी हकीकत बता दी जाए। वो जो किसी और ही सोच का शिकार हुए बैठे थे, बेयकीनी की कैफ़ियत में इसे देखने लगे। तुम जानते भी हो क्या कह रहे हो जी? इसका अंजाम जानते हो ना? ज़ियान जानता हूँ। नज़रें उन्हें गैर मेरी नुक्ते पे रखे इसने जवाब दिया। वो तुमसे नफ़रत करने लग जाएगी ज़ियान, मत करो ये ज़ुल्म अपने साथ। इन्होंने इसे समझाने की एक कोशिश करनी चाहिए। मेरे साथ ज़ुल्म है, मैं बर्दाश्त कर लूँगा चाचू, मगर जिस झूठ में वरीशा जी रही है ना, वो सब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। रुख उनकी तरफ मोड़े कहा गया। ज़ियान तुम समझ नहीं रहे, सच्चाई जानने के बाद भी इसे मज़ीद तकलीफ़ होगी। मैं इस मुसलसल अज़ियत से छुटकारा दिलाने के लिए इसे वक़्ती अज़ियत देना प्रेफ़र करूँगा चाचू। तुम पागल हो गए हो ज़ियान, इसके पास उठते वो गुस्से से ताड़े। इसके इश्क में पागल हो गया हूँ चाचू, और अब इस मज़ीद में मैं मेंटली डिस्टर्ब नहीं देख सकता। इसने अटल लहजे में कहा। अहमद सुल्तान ने इसे कोई जवाब देते जब इनकी नज़र सीढ़ियों से नीचे उतरती वरीशा पे पड़ी। इसके हाथ में खाली जग था, शायद वो पानी के लिए नीचे आई थी। इन्हें खामोश पाकर ज़ियान ने नज़र उठाई, जब नज़र सीधी इस दुश्मन जहाँ पर जाकर ठहरी। अंदर उठती बेचैनी को जैसे करार आया था। उलझनों सा चेहरे पर सुकून उतरने लगा। वो उसे मज़ीद देखता जब ज़ियान के कानों में इसका कराहत वाला जुमला एक बार फिर गूंजा, और देखते-देखते इसके चेहरे पर चट्टानों जैसी सख्ती धार आई। पीछे होकर सोफ़े के बोझ से टेक लगाए थे, टाँग पे टाँग चढ़ाई और यूँ बैठकर जैसे इसे देखा ही नहीं। वरीशा बच्चे देखो ज़ियान आया, मिलोगी नहीं इससे? अहमद सुल्तान ने मईसे से पुकारा, जिस पर वरीशा जग वहाँ टेबल पे रखे धीमे-धीमे कदम उठाए इनसे दूरी पे आ खड़ी हुई। कौन मिलने आया डैड? चूँकि अहमद साहब ज़ियान के आगे खड़े थे मगर इन्होंने नाम तो लिया था। फिर वरीशा कैसे सवाल किए इन्हें समझ नहीं है। ज़ियान, एक मिनट डैड। उसके आगे कुछ बोलते वरीशा पथरीले लहजे में पहले ही बोल उठी। इस बंदे को मैं देख चुकी हूँ और पहचान भी लिया, मगर डैड। वो जल्दी ज़ियान के सामने आ खड़ी। आपने नाम गलत लिया है, क्योंकि ठीक कह रही हूँ ना मिस्टर अरशान असफन शाह हरफ़े ज़ियान हैदर सुल्तान। इस सीने पे हाथ बांधे इसने ज़ख्मी मुस्कुराहट इसकी तरफ उछाली। पीछे खड़े अहमद सुल्तान हैरान परेशान से देखने लगे। तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, पर सुकून सा जवाब देते वो वरीशा के सुकून को आग लगा गया। वो हैरान क्यों नहीं हुआ था? वरीशा समेत अहमद सुल्तान भी इसके इतने क्लेम रिएक्शन पर हैरत में मुब्तला थे। यही सोच रही हो ना कि मैं हैरान क्यों नहीं हुआ? ज़ियान ने इसकी तरफ नज़र उठाई तो बेसाख्ता वरीशा ने अपनी शोलाबार नज़रों का रुख फेर लिया, जबकि अहमद सुल्तान यूं ही गंग खड़े थे। मैं तुम्हारे लिए हैरान होने की एक्टिंग भी कर भी लेता माई क्वीन, मगर तुमने कल मुझसे अलहदगी की बात ना की होती। तो वो एहसान करने वाले अंदाज में बोला। वरीशा को अपने अंदर गुस्से की शदीद उबाल उठते महसूस हुए। अपनी बात तो मैं पूरी करके रहूंगी ज़ियान हैदर, क्योंकि तुम जिस धोखेबाज इंसान के साथ रहने में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। ज़ियान के सीने पे उंगली रखे वो तंजिया लहजे में खोई हुई, और मैं 100% इंटरेस्टेड हूँ तुम्हें माई क्वीन, तो इसलिए मजबूरन मोहब्बत से रहना तो तुम्हें मेरे साथ ही रहना होगा। इसकी रखी उंगली को थामे ज़ियान ने से जान लुटाती नज़रों से देखते सस लहजे में बावर